नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस अहम क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो प्रस्तावित किया गया था अभी हाल ही में G20 की मीटिंग के अंदर। इससे पहले के वीडियो के अंदर जहाँ पे G20 के संबंध में जितनी भी सारी बातें थी, G20 देश क्या है, क्यों G20 की स्थापना हुई थी, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर एक कॉम्पैक्ट वीडियो, और उसके साथ ही में जो अभी G20 हाल ही में नई दिल्ली में जो समिट हुई है उसका एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी हुआ था, उसके बारे में भी तमाम इंपॉर्टेंट जानकारी हमने हमारे पिछले वीडियो के अंदर प्रोवाइड करवा दी। दर्शक अगर कुछ नए आए हैं तो उन्हें बता दें, इस चैनल के ऊपर हम बात करते हैं दिन की एक खबर लेते हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और उस खबर से जुड़े हुए जितने भी तमाम मुद्दे होते हैं, जितने भी तमाम आयाम उसके होते हैं, उन सबको हम एक वीडियो के अंदर कवर करते हैं। और एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी हमारी ऐसा प्रयास होता है कि हम उस कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी को कर पाएं, जिससे सारे टॉप चीज़ें जो हैं उसके आसपास की वो सारी कवर हो जाए। ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर क्या है। आपने सुना होगा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो चाइना की एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट उनका चल रहा है, महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंदर चाइना प्रयास कर रहा है पूरे विश्व तक एक पहुंच जो है वो चाइना की बने। और वो पहुंच आपने देखा होगा कि इंडिया के भी चारों तरफ से वो निकल रही है। हम देखते हैं बांग्लादेश को उन्होंने कवर करा है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन को उन्होंने कवर करा है, अफ्रीका को कवर करके फिर वो यूरोप तक बढ़ रहे हैं। और वहीं पर उनका सीधा ऊपर से आप देखोगे नॉर्थ से भी इनका यूरोप से डायरेक्ट लिंक जो है वो BRI के अंदर उनका एक प्रोजेक्ट है, तो वो चल रहा है। इसके काउंटर में कुछ वेस्टर्न कंट्रीज भी आते हैं। इसके बाद G7 कंट्रीज की हम बात करते हैं, तो G7 कंट्रीज जो है वो भी 2021 से इस प्लानिंग के अंदर आते हैं कि हमें भी आखिरकार इस कनेक्टिविटी के मामले में ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने में कुछ करने की आवश्यकता है। और फिर इसके बाद जर्मनी में फाइनली इसको लॉन्च करते हैं ऑफिशियली, जिसे हम कहते हैं PGII। इसका अर्थ होता है पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। इसके तहत ही इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उसकी स्थापना की जा रही है। कॉरिडोर दो स्टेप्स के अंदर बनेगा। जानते हैं क्या क्या चीजें हैं, तमाम चीजों को हम स्पष्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये आपके सामने एक कॉम्पैक्ट मैप है जहां हम कुछ चीजों की बात करने वाले हैं। ठीक है, वैसे मुद्दा चर्चा में आने का एक अहम कारण है BRI और PGII को हम देखते हैं कंपैरिजन में रख के, तो हाल ही में इटली के प्रधानमंत्री ने बोला है कि वो BRI का पार्ट अब नहीं होना चाहते। ठीक है, उनके झुकाव जो है अब वो थोड़ा चाइना की तरफ कम होने लगे हैं। ठीक है, और वेस्टर्न कंट्री जैसा आप देख रहे हैं इस समय चाइना और रशिया को लेकर कोई बहुत अच्छे रुख नहीं अपना रहा है। अलग अलग तरीके के सैंक्शन भी इनके ऊपर लग रहे हैं अमेरिका के द्वारा। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ऐसा नहीं हो जाए कि पावर जो है वो पोलराइज हो जाए। एक पर्टिकुलर किसी भी कंट्री के पास अगर सारी कनेक्टिविटी मौजूद है, तमाम देशों तक अगर उनकी रीच है, तो ये एक समस्या वाली बात आती है हमारे सामने कि फिर बाकी कंट्रीज जो है वो भी कहीं ना कहीं पे इस प्रयास में रहते हैं कि उनकी भी कनेक्टिविटी उस लेवल की रहे, क्योंकि कनेक्टिविटी के बहुत ज्यादा मायने हैं। हमने क्यूबा मिसाइल संकट के अंदर देखा था, रशिया ने जिस समय, क्योंकि आपने क्यूबा का नाम नहीं सुना हो तो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली जैसे मानो ये अमेरिका है, ये अमेरिका है, तो यहाँ पर इसके ठीक पास में, जैसे इंडिया के पास में श्रीलंका स्थित है, उसी तरीके से उनकी एक सीमा पर स्थित देश है क्यूबा। यहाँ पर ये जो क्यूबा है उस समय रशिया की तरफ था, और यहाँ पर कुछ मिसाइलें जो है वो रशिया ने तैनात कर ली थी। 1960s की बात है ये। और अब ये मिसाइलें जब दागी तो उस समय हम देखते हैं 1945 से लगा के 1990 तक ये जो एरा चला था, जिसे हम कोल्ड वॉर का एरा कहते हैं, मतलब दो बड़े पावर उस समय, एक तरफ यूएसए था और एक तरफ USSR था। ये दोनों पावर आपस में एक ऐसी स्थिति के अंदर थे, नो डाउट ऐसा कोई युद्ध हुआ नहीं, छोटी छोटी जगह पे हुआ, जैसे वियतनाम में हुआ, उसी तरीके से क्यूबा का मिसाइल संकट। क्यों? क्योंकि अमेरिका के ठीक पास में एक देश जो है, जो कम्युनिज्म को फॉलो कर रहा था, वो देश रशिया के हाथ में, यहाँ मिसाइलें रखी। और अमेरिका को रात दिन इस बात का डर था कभी भी ये मिसाइलें जो है वो अमेरिका के ऊपर दागी जा सकती है, क्योंकि कनेक्टिविटी रशिया की कहां तक आ गई थी, अमेरिका तक आ गई थी। तो स्ट्रैटेजिकली अपने आसपास के जो नेबर कंट्रीज है उससे हमारी जो कनेक्टिविटी है बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाती है, अगर अपन इंटरनेशनली इन चीजों की बात करें तो। समझते हैं इस प्रोजेक्ट को थोड़ा, क्या चीजें हैं यहाँ पे। देखो पहली बात ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है आपका, ये दो स्टेप के अंदर बनेगा। कितने स्टेप में? दो स्टेप में। ठीक है, पहला जो स्टेप है उससे हम कहते हैं ईस्ट कॉरिडोर। पहला स्टेप बनेगा आपका, जिसे नाम दिया गया ईस्ट कॉरिडोर। ठीक है, और वहीं दूसरा स्टेप आपका रहेगा इसके अंदर, वो रहेगा नॉर्दर्न कॉरिडोर। नॉर्दर्न कॉरिडोर बेसिकली बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये, तो इसको दो स्टेप्स में बनाया जाएगा। अब पहला हम देखते हैं जो ईस्टर्न कॉरिडोर की बात है। जैसे यहां पे आपको दिख रहा है इंडिया, ठीक है, ये आपका हो गया इंडिया। इंडिया से ये जो मार्ग है, ये मार्ग है समुद्री मार्ग है। कौन सा मार्ग है? ये मार्ग हमारा हो गया समुद्री मार्ग, मैरीटाइम रूट बनेगा एक यहाँ पे। ये समुद्री मार्ग से होते हुए यहां पर चलेंगे हम दुबई। फिर कहां चलेंगे? दुबई चलेंगे। और दुबई के पोर्ट के ऊपर फिर मानो अगर कोई माल यहां से हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं यूरोप, तो यहां पर ये दुबई में आने के बाद ये आपको ग्रीन कलर में जो कंट्री दिख रहा है ये है सऊदी अरेबिया। कौन सा है? सऊदी अरब। सऊदी अरब से होता हुआ फिर ये आएगा जॉर्डन। जॉर्डन से फिर ये जाएगा इसराइल। कहां जाएगा? इसराइल। और यहां से फिर वापस ये समुद्री मार्ग होगा और ये फिर पहुंचेगा इटली। कहां पहुंचेगा? ये मार्ग जो है वो इटली पहुंचेगा।
ये वाला कंट्री इटली है। इसके बाद यहाँ पर ये आपका हो गया फ्रांस और ये हो गया जर्मनी। अभी वर्तमान स्थिति क्या है, अगर हम किसी तरीके से कोई भी ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं, इंडिया से यूरोप का संपर्क बनाना चाहते हैं, तो ये संपर्क बनता है हमारा कुछ इस तरीके से, यहां से ये संपर्क बनता है। ऐसा माना जा रहा है अगर ये कॉरिडोर पूरा बन जाता है तो यूरोप से भारत या फिर भारत से यूरोप जब भी कोई ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उसके अंदर लगभग 40% जो है वो टाइम भी बचेगा और साथ में कोस्ट जो है गुड्स ट्रांसपोर्ट की वो भी बचने की संभावना है, दोनों बातें। ठीक है, तो स्ट्रैटेजिकली ये जो हमारा प्रोजेक्ट है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब पूछा जाए सर इसके अंदर कौन कौन से देश शामिल है, तो यहाँ ये यूरोपियन कंट्रीज जो है फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है और साथ में यहाँ पर आ जाता है आपका इसराइल। ठीक है, और कुछ कंट्रीज आपके यहाँ पर आते हैं, जैसे इंडिया की साइड से इंडिया आता है, इंडिया से फिर यूएई की कनेक्टिविटी, फिर यहाँ से सऊदी अरबिया, यहाँ से जॉर्डन। ये सारे देश हैं, ये 2 स्टेप्स के अंदर इसको बनाया जाएगा। ठीक है, किससे काउंटर करने के लिए बनाया जा रहा है, अर्थात किसके अगेंस्ट ये चीजें बन रही हैं, तो उसके उसे भी हम थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, यहाँ हो गया, ये सारे पोर्ट्स के नाम दे रखे हैं। आगे देखते हैं, ये जो एक बहुत अधिक महत्वाकांक्षी परियोजना है और भारत और चीन के बीच विवादित भी है। विवादित क्यों है, क्योंकि इसी योजना के तहत भारत एक इकोनॉमिक कॉरिडोर चाइना जो है वो एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, जिसे हम कहते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और वो उसका कुछ पार्ट जो है वो भारत की टेरिटरी से गुजरता है, जिसे हम कहते हैं पीओके। ठीक है, तो वहां पर विरोध भी भारत ने कई जगह पे दर्ज करवाया है इसका, इसलिए हम किसी भी तरीके से बीआरआई का पार्ट नहीं है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का, उसका हम पार्ट नहीं है। उसका रीजन क्या है कि ये जो है हमारी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसका कहीं ना कहीं पर सम्मान नहीं करता है ये प्रोजेक्ट। ठीक है, चाइना का यहां पर आप देखेंगे, ये जैसे चाइना हो गया, अब इनका पूरा प्लानिंग है सबसे पहले यहां से जाके इन देशों को कवर करते हुए, यहां आप देखोगे बांग्लादेश को कवर करेगा, फिर यहाँ पे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो हैं वो भी कवर होंगे, फिर यहां से ये अफ्रीका जाते हुए ये यूरोप का इनका कनेक्टिविटी पूरा बन जाएगा। ये तो हो गया मैरीटाइम रूट। कौन सा रूट हो गया, मैरीटाइम रूट। और एक जो प्राचीन सिल्क रूट था उसको वापस से जीवित करके यहां से लगा के यूरोप तक ये एक और कनेक्टिविटी बनाना चाहते हैं। जैसे हम अभी यहां से लगा के यहां तक पहुंचना चाह रहे हैं, लेकिन चाइना उससे भी बड़ी एक प्रोजेक्ट को लेकर काम कर रहा है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं बीआरआई कहते हैं। 2013 से ही इन्होंने इसका काम जो है वो शुरू कर दिया था। ठीक है, तो चैलेंजेस कई सारे आते हैं यहाँ हमारे सामने। आगे देखेंगे हमारे आज चर्चा के विषय क्या क्या रहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे IMEE जो है वो क्या है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। ठीक है, कोई विद्यार्थी अगर हिंदी मीडियम से है तो उसे भी बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि टॉपिक को हम जब डिस्कस करेंगे, नो डाउट आज जो स्लाइड्स है वो इंग्लिश के अंदर हैं, लेकिन हम पूरे तरीके से टॉपिक को, चाहे कोई बाइलिंगुअल होकर चलेंगे, आप ये कह सकते हो, मतलब हिंदी वाला बच्चा भी है तो उससे अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, इसके बाद IMEE क्या है उसके बारे में थोड़ी समझ विकसित करेंगे। इसके बाद हम ये एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जो G7 कंट्रीज के द्वारा लिया गया PGII। ठीक है, यहाँ मैं इसका फुल फॉर्म लिख देता हूँ, इसे हम कहते हैं पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। इसी प्लानिंग के तहत जो है वो अभी हम IMEE के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम समझेंगे BRI क्या है, जो चाइना का प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसके अगेंस्ट में जो प्रोजेक्ट लाया जा रहा है उसका नाम है EE। ठीक है, ये प्रोजेक्ट जो है वो इसके अगेंस्ट में लाया जा रहा है, आप ये कह सकते हो काउंटर करने के लिए, ताकि थोड़ा कनेक्टिविटी वेस्टर्न कंट्रीज भी अपनी बना सके। अब इसके बाद हम बात करेंगे जो BRI बन रहा है उसमें 2 तरीके के रूट शामिल है, एक तो मैरीटाइम रूट रहेगा और दूसरा रहेगा सिल्क रूट। उसकी बात हम करेंगे। फिर हम बात करेंगे जब चाइना BRI बना रहा है तो उसके जो कंसर्न्स हैं, क्या क्या चिंताएं जो है वो विश्व पटल पर आकर ठहरती है। ठीक है, देखते हैं हम कुछ चीजों को। अब IMEE जो है वो क्या है। ठीक है, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है और साथ में मल्टी मॉडल है। मल्टी मॉडल का अर्थ क्या होगा, जैसे आप इस मैप के अंदर एक बार वापस समझाता हूं मैं आपको। ठीक है, चीजें और क्लियर हो जाएंगी अच्छे से। हमने बोला ये समुद्री मार्ग है, क्या है, ये मार्ग हो गया समुद्री, मतलब यहां से ये जो गुड अगर ट्रांसपोर्ट होगा तो ये ट्रांसपोर्ट किससे होगा, शिप से। किससे होगा, जहाज से होगा। ठीक है, जहाज से होगा तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, पोर्ट्स की भी आवश्यकता पड़ेगी। समझना है इस बात को। ठीक है, फिर यहां से ये पूरी रेलवे लाइन है, यहाँ पे ये रेलवे लाइन का निर्माण होगा, कुछ तो ऑलरेडी तैयार है और जहां नहीं है वहां पे इसको डेवलप किया जाएगा। ठीक है, और भारत का इसमें काफी ज्यादा सहयोग लिया जाएगा, क्योंकि काफी एक्सपर्टाइज है रेलवे के मामले में इंडिया के पास। ठीक है, रेलवे की बात करें तो रेलवे का प्रोजेक्ट भी रहेगा, फिर वापस यहाँ पोर्ट्स बनेंगे, यहाँ पोर्ट्स बनेंगे, फिर वापस यहाँ से होते हुए ये, और साथ में आप देख रहे हो कहीं पर हमको रोड्स भी अगर बनाने हैं तो वो भी यहाँ पर बनाए जाएंगे। मतलब ये है कि ट्रांसपोर्ट के जो भी हमारे मीडियम हैं, अगर आप एयर मीडियम को छोड़ दें, ठीक है, वायु परिवहन को छोड़ दें, तो फिर यहाँ आप शिप का भी इस्तेमाल हो रहा है, पोर्ट्स का भी इस्तेमाल हो रहा है, रेलवेज का भी इस्तेमाल हो रहा है, रोड का भी इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए हम इसे कहते हैं मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है ये। ठीक है, मतलब अलग अलग मोड के ऊपर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 1 मिनट। हाँ जी, इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये, इंफ्रास्ट्रक्चर
ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर वही बुनियादी ढांचा किस तरीके से विकसित करें जिस वजह से ये कनेक्टिविटी वहां बने। और इसका मेन आप देखोगे इसके अंदर शिपिंग भी होगा, मतलब जहाज का नेटवर्क भी बनाया जाएगा, साथ में एनर्जी केबल्स भी बनाई जाएंगी और उसके बाद डेटा लिंक्स जो है वो भी यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। बहुत मल्टीफेसेट है ये। इसके बाद यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, मॉरिशस नहीं रहेगा यहाँ पे, यूएई है और सऊदी अरेबिया और इजराइल, ये सारे कंट्रीज जो है वो इसके अंदर शामिल है। ठीक है, आई होप सो चीजें क्लियर है, क्योंकि हमने पहली स्लाइड के अंदर ही काफी सारी चीजें कवर कर ली थी। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा समझते हैं। ये मल्टी मॉडल है, ठीक है, और मल्टीफेसेटेड का मतलब होता है बहुत सारे अलग अलग इश्यूज को टारगेट करता है। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे जब प्रोजेक्ट्स बनेंगे तो एक कंट्री दूसरी कंट्रीज के अंदर जाके हेल्थ की सुविधाएं भी डेवलप करेगा। एक बात ये समझती है, जेंडर इक्वालिटी को लेकर यहाँ पे काम होने वाले हैं, क्योंकि पीजीआईआई जो है वो बीआरआई की अपेक्षा में बहुत ब्रॉड टर्म है। ठीक है, ये दो सेपरेट कॉरिडोर्स बनेंगे, जैसे हमने बात करी, पहला ईस्ट कॉरिडोर बनेगा जो इंडिया से यूएई को कनेक्ट करेगा, और दूसरा जो हमारा बनेगा वो नॉर्दर्न कॉरिडोर बनेगा, जैसे हम कहते हैं कि ये जो है वो फिर आगे इजराइल से किसको कनेक्ट करेगा, इटली को। ठीक है, और एक कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट है, आपस में सहयोग से इसे बनाया जाएगा। फिर आगे बात करते हैं एक और स्लाइड की। इसमें टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव है। एक ऑब्जेक्टिव तो कौन सा है, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो इन देशों का, आपस में आर्थिक विकास जो है वो हो सके। और दूसरी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं कि ये किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का स्पेसिफिक प्रोजेक्ट नहीं है। जैसे हम बात करते हैं बीआरआई की, तो वहां पे पूरे तरीके से प्रभुत्व किसका है, चाइना का। और चाइना एक बहुत बुरी तरकीब का इस्तेमाल करता है जिसे हम कहते हैं डेट ट्रैप। ठीक है, डेट ट्रैप ये क्या होता है, कर्ज जाल होता है। क्या होता है, जैसे समझना, मानो एक बार के लिए तो उन्होंने श्रीलंका जैसे देश हो गया, श्रीलंका के अंदर कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करना है तो उसके लिए चाइना ने बिना कोई डिमांड की खूब सारा पैसा दे दिया श्रीलंका को। इसके बाद वापस क्या होगा ना, इतना पैसा देते हैं ये चाइना वाले कि ये कंट्री के लिए वापस लौटाना फिर संभव नहीं हो पाता उसको। और जब वो पैसा वापस नहीं लौटा पाते हैं तो उसके बदले में या तो फिर उस पर्टिकुलर देश को अपनी देश का कोई एक भाग जो है वो चाइना को लीज के ऊपर देना पड़ता है, फिर बेचना पड़ता है। जैसे श्रीलंका का हम बात करें, हम्बनटोटा एक प्रमुख स्ट्रेटेजिक बंदरगाह है उनका, और वो बंदरगाह आज चाइना ने 100 सालों के लिए लीज पे ले लिया। क्या कारण ये है कि श्रीलंका जो पैसा लिया गया था उसको वापस दे नहीं पाया। ये चाइना की पॉलिसी, जहां पर बहुत सारे गरीब देश जो है वो मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान भी आज नो डाउट खूब सारा सपोर्ट ले रहा है चाइना से, लेकिन एक दिन आप देख लेना कि ये स्थिति पाकिस्तान की भी होगी। इतना पैसा किसी देश से लेना कि हम वापस लौटा नहीं पाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, और एक और सबसे इंपॉर्टेंट है कि अब जो ट्रांसपोर्ट होगा, जो भी गुड्स हम एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करेंगे, उसकी स्पीड जो है वो काफी बढ़ जाएगी। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द आईएमई, इसको और समझते हैं थोड़ा। ठीक है, ये है ना, जैसे हमने बात करी अभी, तो जैसे ईस्ट कॉरिडोर और नॉर्दर्न कॉरिडोर तो हो गया, पर इनडायरेक्टली यहां से यूरोप जो है वो कनेक्टिविटी बना देगा साउथ ईस्ट एशियन कंट्री तक। क्यों, क्योंकि इंडिया जो है वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, जिसके अंदर हम बोलते हैं म्यांमार शामिल है, इसके बाद आप देखते हैं इंडोनेशिया शामिल है, थाईलैंड शामिल है, लाओस है, कंबोडिया है। इस तरीके के कुछ प्रमुख देश हैं जिनसे भी कनेक्टिविटी किसकी हो जाएगी, यूरोप की, क्योंकि इंडिया तक तो कनेक्टिविटी हो रही है और आगे इंडिया से वापस साउथ ईस्ट एशिया तक के मार्ग जो है वो भी इंडिया बना रहा है। ठीक है, तो ये कनेक्टिविटी नो डाउट वहां तक हो जाएगी और जो वियतनाम तक अच्छे तरीके से रीच जो है वो हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं पीजीआईआई क्या है। तो पीजीआईआई क्या है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान था जो पहले, सबसे पहले इसकी बात हुई थी जून 2021 के अंदर, जब G7 कंट्रीज मिले थे। कहां पर, यूके में। G7 का समिट हो रहा था यूके में, 2021 की बात है, उस समय सबसे पहली बार इसका जिक्र हुआ। राइट, G7 कंट्रीज कौन कौन से हैं, तो ये भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट्स है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूरोपियन यूनियन। ठीक है, यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन ने एक बात करी थी, सर हमें क्या करना है, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। एक बार फिर से हमें एक बेहतर दुनिया को बनाने की आवश्यकता है, जहां पर पावर जो है वो थोड़ा सा किसी भी तरीके से पोलराइज नहीं हो पाए। ठीक है, क्योंकि आज चाइना एक बहुत बड़ी चुनौती अमेरिका के सामने रख रहा है, जिस तरीके से वहां पर काम हो रहे हैं। ठीक है, अब पीजीआई के बारे में कुछ और चीजें बात करते हैं कि 2022 के अंदर, ठीक है, जब G7 समिट हो रहा था जर्मनी में, उस समय इस प्रोग्राम को ऑफिशियली लॉन्च किया गया था। पीजीआईआई की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, एज ए जॉइंट इनिशिएटिव टू हेल्प फंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। मतलब ये क्या करेंगे, जो भी विकासशील देश है, जैसे भारत एक विकासशील देश है, ठीक है, तो इस तरीके के देशों के अंदर वो फंड्स देंगे अपनी ओर से, ताकि वहां पर कुछ प्रोजेक्ट्स बने और थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, और उसकी वजह से ये जो कंट्रीज है इनकी रीच जो है वो उन कंट्रीज तक हो जाए। ठीक है, इसेंशियली इन रिस्पॉन्स टू द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बीइंग अंडरटेकन एंड फंडेड बाय चाइना, चाइना का जो प्रोजेक्ट है उसको काउंटर करने के लिए इसकी स्थापना की गई। और साथ में, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि कल के बाद ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज्म जितने भी सारे हैं वो सारे चाइना के हाथ में रह के रह जाए, हमारे पास ऑल्टरनेटिव भी कुछ ऑप्शंस रहे। ठीक है, जिसके ऊपर चाइना पर डिपेंडेंसी कम होगी। अब बीआरआई क्या है, तो इससे समझना, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो किसके द्वारा अभी संचालित किया जा रहा है, चाइना के द्वारा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम में दैट एम्स एट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, जिस उद्देश्य से आज हम ये जो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बना रहे हैं, उसी तरीके से इनका भी प्रयास यही है चाइना का कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो कुछ कंट्रीज के अंदर। ठीक है, और वापस अपना जो सिल्क रोड था, जो प्राचीन काल में सिल्क रोड से जो व्यापार होता था, उस व्यापार को वापस जीवित करने का उद्देश्य है इनका। चाइना इज यूजिंग डेट रादर देन एड। चाइना, ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में। चाइना क्या कर रहा है और इधर यहाँ पे जो पीजीआईआई है, उन दोनों में फर्क क्या है।
चाइना देता है लोन, और वो भी ऐसा लोन जो एक कंट्री वापस नहीं कर पाए, और ये सपोर्ट करते हैं, ये सहायता करते हैं, जेन्युइन हेल्प करने का अपनी ओर से प्रयास करते हैं, जिस वजह से कंट्री मतलब किसी भी तरीके का झांसा नहीं दिया जाता उन्हें। जो भी बात है, अगर वो लोन भी देंगे तो उसकी स्थितियां जो है वो पहले से क्लियर कर देंगे कि आपको एक समय के बाद ये लोन जो है वो लौटाना है, ताकि उस कंट्री को पता तो रहे, ऐसा तो नहीं कि हम कोई जाल में फंस रहे, मीठी मीठी बातों का शिकार हो रहे। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, बीआरआई की बात करें और साथ में हम पीजीआईए की बात करें। दूसरी बात आप थोड़ा और देखिए कि जैसे यहाँ पे अब इनका तो जो मेन काम है वो डेट का है, वहीं पर हम बात करते हैं इन्होंने इस बीआरआई के अंदर लगभग कितने देशों ने साइन किए हैं, 100 देशों ने साइन करे हैं। यहाँ पर भी वही चीज है, रेलवेज, पोर्ट्स एंड हाईवेज जो हैं उन चीजों को डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, देन सी रूट्स टू बी बिल्ट अंडर बीआरआई। बीआरआई के अंदर एक तो सिल्क रूट बनेगा जो हमने बताया आपको ऊपर से जो बन रहा है, और दूसरा रूट कौन सा बनेगा, मैरीटाइम सिल्क रूट। ठीक है, इसे आप एक बार अच्छे से पढ़ ले, आई थिंक चीजें क्लियर हो जाएंगी यहाँ से। इसके बाद पूरी दुनिया के लिए कंसर्न क्या है, ऐसा नहीं हो कि सर जो, क्योंकि वहां पर चाइना की जो भी कंपनीज प्रोजेक्ट्स बना रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, वो पूरी तरीके से सरकार के अधीन है, मतलब उस देश का राज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या, प्राइवेट पार्टनरशिप जो है उसको भी इंकरेज किया है पीजीआईए में, और चाइना का डेट ट्रैप जो है उसको किस तरीके से देशों से मुक्त किया जाए, सीपीईसी की बात करी, और कनेक्टिविटी के ऑप्शंस बने। आई थिंक ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और साथ में ये इसका मिशन जो है, आप ध्यान रखें, पूरा विश्व जो है उसको काउंटर करने के लिए कुछ और चीजों को भी लेकर आ रहा है। B3W की बात करी हमने, बेडियन की बात करी, और साथ में ग्लोबल गेटवे, ग्लोबल गेटवे यूरोपियन यूनियन का है, और ब्लू डॉट नेटवर्क जो है वो जापान एंड ऑस्ट्रेलिया और यूएस ये मिलकर अपनी ओर से कुछ इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट कर रहे हैं, और B3W की बात होगी। ठीक है, सो आई थिंक चीजें क्लियर हैं। अगर ये प्रयास हमारा आपको अच्छा लगता है तो आप एक तरीके से हमारा सपोर्ट कर सकते हैं, वो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके। ठीक है, पूरा प्रयास रहा है सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया जाए। मिलते हैं एक बार फिर से साथियों एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।